प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से भरेंगे। जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस वर्ष की मिली है, न्यू वाली, ठीक है ना, इसी में हमें भरना है। पिछली वीडियो हमें नहीं देखना, क्योंकि पिछली वीडियो में ये सभी प्रश्न नहीं मिल पाते हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसका अध्याय 4 दहन और ज्वाला कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण ये समझेंगे। और यहाँ देखिए, ये दिया गया है अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। जो पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इसके बारे में यहाँ थोड़ी सी जानकारी दी है। तो यह पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में है, तो इनको जरूर एक बार देख लें, चक्र देख लें, ठीक है ना। यह प्रकृति होती है, सूक्ष्म जीव जंतु, पादप, जल, प्रकृति, जमीन, जंगल इत्यादि इत्यादि, है ना। तो ये सभी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ देखें, निम्नलिखित यहाँ पे शब्दों को उचित बॉक्स में हमें रखना है। तो इनमें जो है वन के जंतु यानी और पादप पौधे जो हैं उनको हमें यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ जंतु आ जाएंगे, प्रवास आ जाएगा, वृक्ष आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें इनको लिखना है। और जैसे झाड़ियाँ हैं, तो ये जो झाड़ियाँ भी हैं, ठीक है ना, ये सूक्ष्म जीव, ये सभी हमारे वन जंतु पादपों में आ जाएंगे। और बाकी जो संकटापन्न में हैं, ये संकटापन्न जीव अभ्यारण्य, वृक्षारोपण हैं, राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं, ये संकटापन्न हैं, क्योंकि संकट आ गया है इसलिए इनको अलग से बनाया गया है। चलिए ठीक है, आपके इसमें क्या विचार आए इन व्यक्ति यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए, इनको रोकने के लिए हमें सबसे अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम अपने विचार यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ देखें, यहाँ से दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है, सही विकल्प में सही का निशान बनाएं। यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये लिख देना है हमें इसका सही उत्तर। और यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। एक अभ्यारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल या तथा गैंडा क्या दर्शाते हैं, बताइए। तो ये दर्शाते हैं हमें संकटापन्न, क्या, संकटापन्न स्पीसीज। ये हमें यहाँ पे भरना। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है, इसमें दावानल और भीषण सूखा, ये दोनों चीज़ें जो हैं वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कॉलम ए 1 और कॉलम 2 में मिलान कर सही उपयुक्त शब्दों को चुन करके यहाँ लिखें। तो यहाँ चाहें आप तो इस प्रकार से हम इनको मिला सकते हैं कि ए को आपको स्थानीय जातियाँ, ठीक है ना, ए का तीसरा मिला देना है, ऐसा इस प्रकार से। और बी का हमें पहला मिलाना है, यह भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के लिए बना हुआ है। वनों की जो कटाई होती है, कटाई वनोन्मूलन कहलाती है। ये वनों की कटाई, वनों का उन्मूलन, उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा यहाँ पे दूसरे नंबर का मरुस्थलीकरण, यहाँ हम इसको मिला देंगे, ठीक। ये मिलाने पर हमारा इसका ऑब्जेक्टिव था जो, वो ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, आगे इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इनमें यहाँ देखिए, इसी का 5वां दिया गया है कि वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है। तो यहाँ जानवरों को पकड़ना, उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित किया गया है। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है खाली स्थान, इन खाली स्थानों को दिए गए शब्दों से इनकी पूर्ति करना है। तो यहाँ देखें, यहाँ दिए गए हैं पेड़ों, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति जात, प्राणी जात, रेड डाटा, पुस्तक, वनोन्मूलन इत्यादि, ठीक है। इनमें देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। वनोन्मूलन से काटे हुए गए वृक्षों की कमी पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। और संकटापन्न स्पीसीज, इसका जो है रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रखा जाता है। साल, सागौन, आम, जामुन ये वनस्पति जाति के हैं। कागज़ बचाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना। यदि हमें कागज़ बचाना है तो पेड़ों को सबसे पहले बचाना होगा, क्योंकि पेड़ों से ही हमारे कागज़ बनते हैं। चलिए आगे देखिए, वन जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें क्या अंतर है। तो वन्य जीव जो होते हैं अभ्यारण्य को विशेष रूप से जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों को पौधे और जानवरों दोनों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं।
प्रश्न है चौथा, देखिए इसमें दिया गया है कि यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाए जाएं तो पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वन्य जीवन का संरक्षण न किया जाए तब पारिस्थितिक असंतुलन हो जाएगा, जिससे संपूर्ण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। क्यों? बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों को विलुप्त होने की संभावना अधिक इसलिए है क्योंकि इनके आवास के विलुप्त होने की संभावना अधिक होती जा रही है। ठीक, प्रश्न 6 दिया गया है, चिड़ियाघर और वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई दो अंतर यहाँ पे बताना है। तो देखिए, ये चिड़ियाघर और वन्य जीव अभ्यारण्य प्राणी अपने चिड़ियाघर में अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित होते हैं। यहाँ जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, और वन्य जीवन जो होते हैं वहाँ के अभ्यारण्य के, यहाँ पर जंतु अपने आवास से सुरक्षित होते हैं। यहाँ जंतु खुद शिकार करके भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो ये वन्य अभ्यारण्य हैं, बड़े बड़े होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 में यहाँ देखें, आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं। तो यहाँ योगदान इस प्रकार है कि हरे पौधों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। अड़ा लिख लीजिए, यहाँ पे हा बन गया है, तो यहाँ ये अड़ा बनाना होगा आपको इस प्रकार से, बढ़ाना, नीचे बिंदी रख दें, बढ़ाना जरूरी है। सार्वजनिक स्थलों में पौधारोपण करना चाहिए, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और पौधारोपण हेतु जन अभियान चलाया जाना चाहिए। ठीक, प्रश्न आगे देखें, 8वां दिया गया है यहाँ पर है, क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है। स्पष्ट कीजिए। बढ़ती जनसंख्या के कारण अति पैमाने पर वनों का विनाश हुआ है। मनुष्य स्वयं की जरूरत की पूर्ति के लिए प्राणियों का शिकार करते हैं और वन काटने से जीव जंतुओं के जो आवास हैं वो क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। ठीक, प्रश्न 9 दिया गया है, कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले यह देखें, मनुष्यों को जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है और पेड़ों से प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस मिलती है जो श्वास है। वन का संपूर्ण विनाश होने पर मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। आगे देखें, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि ये जो पर्यावरण है तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वन समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, पृथ्वी पर वन का विनाश होने से प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा, वातावरण में CO2 गैस की मात्रा भी अधिक बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए, प्रश्न 10वां दिया गया है कि यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वे अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा। या उत्तर को अपने कारण सहित यहाँ पे स्पष्ट कीजिएगा कि ये लंबे समय तक क्या बने रह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ध्रुवीय भालू हैं, ध्रुवों पर रहते हैं, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, ठीक है ना। तो ध्रुवीय भालू ठंडे आर्कटिक क्षेत्र के लिए अनुकूलित हैं, जहां तापमान बहुत कम होता है और उनकी जीवन शैली बर्फ और समुद्र जो समुद्री बर्फ है उस पर निर्भर करती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, अतः यहाँ ध्रुवीय भालू के लिए यह अनुकूलित नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न दिया गया है इसमें, प्रश्न क्रमांक 11 और 11वें प्रश्न में यहाँ हम समझेंगे इसमें है कि पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करने के लिए गई। वहाँ उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माँ ने उसे बताया कि ये पक्षी संसार के अन्य प्राणियों से अन्य जगहों से उड़ कर के यहाँ आए हैं। बताइए, ये पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, ये क्या कहलाते हैं। तो इन पक्षियों को प्रवासी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवासी। किन पक्षियों को? वे पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़ करके सुदूर क्षेत्रों तक अपनी लंबी यात्रा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रवासी। ठीक, अगला प्रश्न है, ये पक्षी अपना मूल निवास या मूल आवास छोड़ करके सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं। तो देखिए, ये जो पक्षी हैं अपना मूल आवास छोड़ करके सुदूर क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, इसका मुख्यतः कारण है भोजन की तलाश। ठीक है ना, यह भोजन की तलाश में बहुत दूर दूर तक दूसरे देशों तक चले जाते हैं। इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। कौन से ऐसे पक्षी है? जैसे मान लीजिए, सबसे पहले देखें तो हंस। हंस बहुत दूर तक उड़ करके जाते। इसी प्रकार से जो रहती है चील, सामान्य चील जो होती है ना, वो भी दूसरों तक और सुबेलो एक पक्षी होता है, यह भी दूसरे प्रदेशों तक उड़ करके अपने भोजन की तलाश में जाते हैं। प्रश्न 12 दिया कि बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में समाप्त हो रहा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए
आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण प्रदेशों के बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें उचित प्रबंधन हो रहा है। इनके लिए इनके आवास और प्रजनन का संरक्षण एवं इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। बाघों की संख्या तो बढ़ रही है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 13, यदि किसी परितंत्र में हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, यदि इस परितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तब क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तब क्या होगा। हरे पौधे से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है जो वायुमंडल में बहुत जरूरी है। हरे पौधे परितंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं जिन्हें शाकाहारी जंतु खाते हैं। यदि सूख जाएंगे तो ये जंतु का भोजन समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखें, इसमें दिया था कि यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तब क्या होगा। तो देखिए, जो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, वह मांसाहारी कहलाते हैं। इसमें संभावित रूप से शाकाहारी आबादी में कमी आ जाएगी, क्योंकि मांसाहारियों की संख्या बढ़ती है, उन्हें खा जाती है ना। अतः मांसाहारियों की संख्या अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाएं तब क्या होगा। अब शाकाहारी जो खाते हैं, शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाएंगे तो पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा। हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है यह बिल्कुल बिगड़ जाएगा और शाकाहारी छोटे जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं। जानवर भूखे मर जाएंगे, शिकारियों की आबादी में विस्फोट हो जाएगा। ठीक है ना, खाते लिख लीजिए, खाते हैं, जंतु खाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, परितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। परितंत्र में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सूक्ष्म जीव पेड़ पौधे या जंतुओं के सड़े गले मांस अवशेषों का अपघटन करके मृदा में परिवर्तित करते हैं। ये कहते हैं सूक्ष्म जीव। इनका बहुत महत्व है। ठीक है ना, यदि ये नहीं रहेंगे तो ये हमारी चीज़ों का अपघटन नहीं होगा। वन्य अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं बताइए क्या है। तो देखिए, वन्य अभ्यारण्य जंगली जानवरों की रक्षा करते हैं, जबकि जीवमंडल एक क्षेत्र के भीतर वनस्पतियों जीवों की विविधता का संरक्षण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है। अगला प्रश्न दिया है इसमें कि अपने जिले के प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी तालिका बनाइए। तो देखिए, यहाँ पे आपको इस प्रकार से तालिका में भर देना है। ये तालिका दी गई थी, इसमें हैं यहाँ संरक्षित क्षेत्र दिए थे आपके ज़िले में, प्रदेश में और देश में क्या क्या है। राष्ट्रीय उद्यान हमारे में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा प्रदेश में है यह उद्यान, और काजीरंगा यह राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ जंतुओं का अभ्यारण्य, यहाँ पेंच वन्य जीव और गांधी सागर वन्य जीव है, सुंदरबन वन्य जीव है। यहाँ पे देखें तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है पचमढ़ी में, अमरकंटक में और नीलगिरी जैवमंडल में। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनको भरना। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया था। 15 में हमें है कि एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज़ की खपत होती है। अब बताइए कितना होता है। 4 टन प्रति साल, प्रति वर्ष की बात हो रही है। एक साल में मान लीजिए कोई बड़े विद्यालय होते हैं तो उनमें कितने 4 टन कागज़ लग जाता है। 4 टन माने 400 किलो। ठीक है ना, 400 नहीं, 100 किलो का एक क्विंटल होता है और 100 क्विंटल का 1 टन होता है। तो इस प्रकार से 4 टन की बात कही जा रही है। यह विद्यालय अपने कागज़ के प्रतिपूर्ति करना चाहता है तो प्रति वर्ष कितने पौधों को लगाना होगा। 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। अब बताइए, 17 वृक्ष काटेंगे तो 1 टन कागज़ उपलब्ध होता है। तो 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्ष को काटा जाता है। विद्यालय में खपत कितनी है, 4 टन है, तो 1 टन कागज़ 17 वृक्ष बनते हैं 1 टन कागज़ में। और यहाँ पे 4 टन कागज़ के लिए 17 में 4 का गुणा करेंगे तो 68, 17 चौके 68 वृक्ष कटेंगे 4 टन में। एक विद्यालय में एक साल में 68 वृक्षों के कागज़ की उपयोगिता है। अतः विद्यालय को 68 वृक्ष प्रति वर्ष क्या करना होना चाहिए, इनको लगाना चाहिए, तब हमारा पर्यावरण बच सकता है। प्रश्न है अगला, विद्यालय यदि 50% कागज़ को पुनर्चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो इस परिस्थिति में कितने पौधों को प्रति वर्ष लगाना होगा। विद्यालय में देखिए 50% कागज़ पुनर्चक्रण का उपयोग में लाया जाता है तो एक पेड़ लगभग 16 हिम कागज़ पैदा कर सकता है। इसलिए 1 टन कागज़ बनाने के लिए 25 पेड़ों की ज़रूरत होती है। यदि 1 टन कागज़ का उपयोग होगा तो
विद्यालय कागज़ की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है? तो ये सारे विकल्प उसको अपनाना चाहिए कि हम कागज़ की बचत कैसे करें। विद्यालय में कागज़ बचत के उपाय, कार्यालय में बेकार और छोटे पेज जो होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, और छात्र जो रहते हैं उनको नोटबुक की जगह, यानी पूरी जो हमारी नोटबुक होती है, लिखने की कॉपी रहती है, उसकी जगह पर पन्ने का इस्तेमाल कर लें। 1-2 पन्ने लगते हैं तो उतने हैं, फालतू बर्बाद ना करें। बर्बाद हुए कागज़ को रिसाइकिल करना चाहिए। जो कागज़ हमारा ख़राब हो चुका है उसको रिसाइकिल करके उसका नवीनीकरण, ठीक है ना, नवीनीकरण कागज़ उत्पादों को खरीदना चाहिए। ये खरीद लेते हैं और उनका नवीनीकरण होता है। चलिए आगे देखें, आगे इसके प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। अपने क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय पौधे और जंतुओं की सूची बनाएं। तो इस प्रकार से हमें सूची बना देना है पौधों की और जीवों की। जैसे पौधे होते हैं, तुलसी है, मनी प्लांट है, गुड़हल है, एलोवेरा है, अंगूर, चमेली, गुलाब इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। और जीवों को लिख दें, गाय, बैल, बंदर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, बकरी इत्यादि, ठीक है। यहाँ इसके बाद में दिया गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। स्थान बताइए किस संरक्षण में किया जाता है। फोटोग्राफ भी यहाँ पे हैं तो उनकी कटिंग लगा दीजिए और रिपोर्ट यहाँ पे लिखिएगा। ये संरक्षित जो क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु उद्यान, और यहाँ पे दिया गया है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इनमें हमें इस प्रकार से भरना है कि देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये दिए गए हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों में दूसरे यहाँ पे वन्य जंतु अभ्यारण्य गांधी सागर, मंदसौर, करेरा, शिवपुरी यहाँ पे हैं। और जैव मंडल में पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, पन्ना में भी जैव आरक्षित क्षेत्र है, नीलगिरी भी आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे। और यहाँ इनके संरक्षण में है ये प्राकृतिक पर्यावरण, जैव विविधता है इसका संरक्षण, यहाँ पशु पक्षी या वन संपदा ही इसका जो है संरक्षण है, और जैव विविधता यहाँ संरक्षण जैव मंडल की करती है। और यहाँ पे हमें बताना है कि इनकी रिपोर्ट क्या है। एक प्राकृतिक उद्यान है यह जंगली जीवों को सुरक्षा, वांछनीय रहने के लिए वातावरण प्रदान करती है। भौगोलिक रूप में ये जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करता है। यहाँ पे देखें, अब जो प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया गया था, प्रोजेक्ट कार्य 2 में हमें एक सूची बनाना थी। तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, सूची बनाइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर हम सूची में लिखेंगे कि शहरीकरण। सबसे ज़्यादा तो शहर बनते जा रहे हैं, जिसके कारण शहरों के बनने से क्या हुआ, यहाँ के पेड़ पौधे काट लिए गए हैं। तो जंगलों में सड़कें बनाना शामिल है ताकि जंगल में पेड़ पौधों को काट सके। यदि जनसंख्या अधिक है तो भवन और सड़कें आदि के लिए पेड़ों को अधिक काटने की संभावना है। देखिए खुदाई, तेल, इनसे भी उद्योग और बिजली आपूर्ति करने के लिए उद्योग वनों की कटाई करते हैं, क्योंकि वृक्ष से आने वाले तेलों को जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ों की पूर्ति यहाँ पे हो जाती है। अगला देखें, यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। और यहाँ पे हमें बस इस प्रैक्टिकल को इतना ही करके, और इसको आगे इसका 12 नंबर दिया गया है कि वनों की कटाई, वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो रहा है, यहाँ पे लिखें। तो वनों की कटाई से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके मुख्य परिणाम है जलवायु परिवर्तन। तो जब पेड़ों को काटा जाता है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है और जलवायु परिवर्तन होती है, जैव विविधता की हानि होती है। जंगलों में कई तरह के पौधे, जानवर और जीव जंतु रहते हैं। इन प्रजातियों के आवास नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे वे विलुप्त होने के कगार पर आ सकते हैं। मिट्टी का संरक्षण तेज़ी से होता है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और कृषि भूमि की कमी हो सकती है। जल चक्र में बदलाव हो रहा है, स्थानीय जलवायु जल चक्र प्रभावित हो सकते हैं, जिससे सूखा और पानी की कमी हो सकती है। मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए मानव समाज पर जो जंगल कट रहे हैं, जंगलों की कटाई से स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि। इस प्रकार से ये हमें यहाँ पे लिख देना है। देखिए यहाँ आगे नोट दिया गया था कि यदि वन्य प्राणी से संबंधित कोई वीडियो दिखाकर भी आप संकटापन्न प्राणी और पादपों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कोई वीडियो नहीं लगा सकते, देख सकते हैं या किसी को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दिए गए थे इसके प्रोजेक्ट कार्य 1 और प्रोजेक्ट कार्य ये 2 दिए गए थे। तो दोनों को आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो अब जो है इसके प्रश्न आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए, जिससे कि आगे आपके ये जो प्रोजेक्ट कार्य हैं वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस पर 20 नंबर रहते हैं, तो हमें इनको कंप्लीट करना है। 1 से 20 तक के प्रश्न भी हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि इस प्रकार से सभी प्रोजेक्ट कार्यों सहित सभी हमारे जो अध्याय दिए गए कंप्लीट करना चाहते हैं,
तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।